हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन टेप की एक और नई रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी में, जिसने हमें यह आपबीती भेजी है। सच कहूं तो उसकी आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए हमारे स्टूडियो का माहौल भी पूरी तरह बदल गया था। इस कहानी को पन्नों पर उतारते वक्त मेरे खुद के हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और न ही यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ये उन अंधेरे पहाड़ों का एक ऐसा घिनौना और खौफनाक सच है जो भारत और तिब्बत की सीमा पर मौजूद उन वादियों में दफन है जहां सूरज की किरणें भी दाखिल होने से कतराती हैं। तो बिना देर किए हेडफोन लगा लीजिए और खामोशी से अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और अपनी आंखें मूंद लीजिए, क्योंकि आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं वह आपके जहन पर हफ्तों तक एक काले साए की तरह मंडराएगा। याद रहे, ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती हमेशा एक छलावा होती है। वह दूर से जितनी जन्नत जैसी दिखती है, उसके भीतर का सन्नाटा उतना ही जानलेवा होता है। जयपुर के रहने वाले दो दोस्त कबीर और रोहन इसी छलावे के पीछे भाग रहे थे। दोनों पेशेवर ट्रैवल व्लॉगर्स थे जिनके कैमरों ने देश के कई अनछुए कोनों को रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनकी भूख आम रास्तों से नहीं मिटती थी। उन्हें तलाश थी उन जगहों की जो मुख्य धारा के नक्शों से गायब थीं, जहां इंसानी पैर कम और रहस्य ज्यादा रहते थे। अपनी इसी उत्सुकता के कारण वे अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर उत्तराखंड के उस आखिरी छोर की तरफ बढ़ रहे थे जहां भारत की सीमा समाप्त होती है और तिब्बत का बर्फीला पठार शुरू होता है। सफर का चौथा दिन था। चमोली जिले की ऊंचाइयों को पार करने के बाद रास्ते इतने संकरे और खतरनाक हो चुके थे कि दाहिने हाथ की एक मामूली सी चूक उन्हें सीधे हजारों फीट गहरी अंधी खाई के पेट में धकेल सकती थी। दिसंबर का महीना था और शाम के अभी केवल 4 ही बजे थे, लेकिन पहाड़ों की ओट में सूरज ऐसे छिप रहा था जैसे वह इस इलाके को जल्दी से जल्दी अंधेरे के हवाले कर देना चाहता हो। कड़ाके की ठंड अब हड्डियों के भीतर तक चुभने वाली बर्फीली हवा में तब्दील हो चुकी थी। कबीर ने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी की जब उसे सड़क के किनारे देवदार के विशाल और काले पेड़ों के झुंड के पास एक बेहद पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की टपरी दिखाई दी। टपरी के ऊपर प्लास्टिक का एक फटा हुआ नीला तिरपाल लगा था जो बर्फीली हवा के थपेड़ों से फड़फड़ा रहा था। अंदर एक बूढ़ा पहाड़ी आदमी मिट्टी के चूल्हे में गीली लकड़ियां सुलगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। चूल्हे से निकलता गाढ़ा पीला सफेद धुआं पूरी टपरी में फैला हुआ था, जिससे वहां का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। जहां से चाय की हल्की सी भाप उठ रही थी, दोनों ने अपनी बाइक वहां रोकी। जब कबीर और रोहन टपरी के पास गए तो उन्होंने देखा कि टपरी के भीतर बैठे उस बूढ़े पहाड़ी आदमी का चेहरा थोड़ा अजीब सा था। उसकी झुर्रियां इतनी गहरी थीं मानो उसके चेहरे की त्वचा पर किसी ने सूखी लकड़ियों की तरह लकीरें खींच दी हों। उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली थीं, लेकिन उन आंखों में एक अजीब, अप्राकृतिक और स्थिर चमक थी जो किसी भी सामान्य इंसान को असहज कर सकती थी। रोहन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चाय का कुल्हड़ उठाया और बूढ़े की तरफ देखकर कहा, ताऊ, इस रूट पर जितने भी मशहूर स्पॉट्स थे वो सब हमने कवर कर लिए, लेकिन हमारे व्लॉग के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक किसी कैमरे ने न देखा हो। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह जो एकदम अलग हो, जहां कोई आता जाता ना हो। बूढ़ा आदमी जो अब तक खामोशी से चाय छान रहा था अचानक रुक गया। उसके कांपते हुए हाथ हवा में स्थिर हो गए। उसने अपनी आंखों को धीरे से ऊपर उठाया और सीधे कबीर के चेहरे को घूरने लगा। उसकी नजर कबीर के चेहरे पर ऐसे टिक गई जैसे वह उसकी चमड़ी के पार देख रहा हो। कुछ सेकंड्स के उस भारी सन्नाटे के बाद बूढ़े के सूखे होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठंडापन था। उसने अपनी खुरदुरी बैठ चुकी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, पहाड़ों के कुछ रास्तों को बंद ही रहने देना चाहिए बेटा। हर खूबसूरत घाटी के पीछे देवता नहीं बैठते। कुछ जगहों को शैतान अपनी सल्तनत बनाकर रखता है। तुम शहरी लड़के अपनी इन मशीनों को लेकर यहाँ आ तो जाते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि इन वादियों की भूख कितनी बड़ी है। कबीर को बूढ़े की बातों में डर से ज्यादा
अपने YouTube चैनल के लिए एक गजब का सस्पेंस एलिमेंट दिखाई दिया। उसने अपने कोट की जेब से छोटा गोप्रो कैमरा निकाला और उसे ऑन करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे ताऊ, हम इन अंधविश्वासों से नहीं डरते। हम जयपुर से यहां तक सिर्फ उस रोमांच को ढूंढने आए हैं। आप बस नाम बताइए, बाकी हम संभाल लेंगे। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली जो किसी जानवर की कराह जैसी सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, जैसे वह यह पक्का कर रहा हो कि घने पेड़ों के पीछे छुपा कोई और उनकी बात न सुन रहा हो। उसने टेबल पर झुकते हुए कहा, यहां से 20 किलोमीटर आगे, जहां देवदार के जंगल इतने घने हो जाते हैं कि दिन में भी रात का भ्रम होता है, वहां से एक कच्चा रास्ता दाहिने हाथ की तरफ मुड़ता है। वह रास्ता छायाकोट गांव जाता है। वह गांव इतना सुंदर है कि पहली नजर में लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन वह सिर्फ एक पर्दा है। 19वीं सदी में वहां एक तांत्रिक रहता था, एक ऐसा दरिंदा जिसने अमर होने के लिए पूरी घाटी को नर्क बना दिया था। वो वाम मार्ग और अघोर साधना का चरम ज्ञाता था। अमर होने के लिए उसने गांव के लोगों पर अपनी तांत्रिक साधना को पूर्ण करने के लिए ऐसे मानसिक और शारीरिक अत्याचार कर दिए थे जिनकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो गांव के मुखिया ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने तांत्रिक को एक गुप्त साधना का लालच देकर पहाड़ की गहराइयों में स्थित एक गुफा के अंदर बुलाया, और जैसे ही वो अंदर गया, उन्होंने गुफा के मुंह को भारी पत्थरों और पिघले हुए शीशे से हमेशा के लिए बंद कर दिया। तांत्रिक अंदर जिंदा चुन दिया गया था, लेकिन मरते वक्त उसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। आज भी जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है और वह इलाका पूरी दुनिया से कट जाता है, तो वह अपनी कब्र से बाहर आता है। उसका सिर नहीं है बेटा, वह बिना सिर का धड़ लेकर गलियों में घूमता है। नीचे गांव के लोग उसका नाम लेने से भी कांपते हैं। रोहन हल्के से हंसा। बिना सिर का तांत्रिक? ताऊ, ये कहानियां 70 के दशक की फिल्मों में अच्छी लगती हैं, आज के जमाने में नहीं। कबीर ने बूढ़े की बातों को केवल एक स्थानीय लोक कथा समझा। उसने चाय के पैसे टेबल पर रखे और दोनों अपनी बाइक की तरफ बढ़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए वे उस खौफनाक बदलाव को दर्ज नहीं कर पाए जो उनके जाते ही उस बूढ़े के चेहरे पर आया था। जैसे ही बाइक की आवाज दूर होने लगी, उस बूढ़े पहाड़ी आदमी के चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके चेहरे की चमड़ी किसी प्लास्टिक की तरह खिंच गई और उसकी धुंधली आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। उसके होठों से एक पतली सी सड़ी हुई राल टपकी और वह बुदबुदाया, वो आ रहा है, उसी का खून है जिसका इंतजार सदियों से गुफा की दीवारों को था। वह बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह छाया कोट के उस तांत्रिक का ही एक मायावी जाल था जो कबीर जैसी उत्सुक रूहों को खींचने के लिए हर साल उस टपरी पर बैठता था। जैसे जैसे कबीर और रोहन उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, मौसम ने एक भयानक करवट ले ली थी। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था। रास्ते के दोनों ओर खड़े देवदार के काले पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। शाम के ठीक 5 बजे थे, लेकिन माहौल ऐसा था मानो आधी रात का सन्नाटा छा गया हो। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की तेज रोशनी भी 2 फीट आगे की राह नहीं दिखा पा रही थी। कबीर ने महसूस किया कि उसकी बाइक का इंजन अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे उस पर कोई अदृश्य भारी वजन रख दिया गया हो। अचानक बिना किसी तकनीकी खराबी के बुलेट का इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। हेडलाइट की रोशनी एक झटके में गुल हो गई। कबीर को रुकते देख रोहन ने पीछे से चिल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ कबीर, गाड़ी क्यों रोकी? कबीर ने अपने हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन को देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। उसने थूक निकलते हुए कहा, रोहन, फोन का जीपीएस सिग्नल पूरी तरह गायब है यार। कबीर ने फिर से अपने फोन की स्क्रीन देखी, जो बैटरी कुछ देर पहले 80% थी। वो अब तेजी से गिरकर 1% पर आ चुकी थी और नेटवर्क बार पूरी तरह से खाली थे। कबीर ने अपनी स्मार्ट वॉच का डिजिटल कंपास देखा। उसकी सुई किसी तय दिशा को दिखाने के बजाय पागलों की तरह गोल गोल घूम रही थी। ये देख रोहन ने भी अपनी कलाई पर बंधी एनालॉग घड़ी देखी।
उसकी सुइयां सामान्य रूप से चलने के बजाय पागलों की तरह पीछे की तरफ घूम रही थीं। समय आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा था। रोहन ने कबीर को समझाते हुए कहा, अरे पहाड़ों में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा अक्सर होता है। तू डर मत, रास्ता सीधा है, चलते रह, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। उसी पल पूरे जंगल में एक ऐसी भयानक खामोशी छा गई जो कानों को सुन्न कर देने वाली थी। हवा का चलना पूरी तरह बंद हो चुका था। न कोई पक्षी, न कोई कीड़ा, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ एक मुकम्मल दमघोंटू सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच हवा में एक बेहद तेज सड़ी हुई गंध फैलने लगी। यह गंध किसी जानवर के मरने जैसी नहीं थी, बल्कि यह मसान की राख, लोबान और सालों पुराने सड़े हुए शरीरों का एक ऐसा मिश्रण लग रही थी जो सीधे दिमाग पर वार करती थी। उन्होंने जैसे ही बाइक को आगे बढ़ाया, कोहरे की सफेद चादर के बीच से उन्हें एक विशाल प्राचीन दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा काले पत्थरों और सड़ चुकी लकड़ी से बना था। उस दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर कई तरह के जंगली जानवरों की सूखी खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जिन पर लाल और काले रंग के धागे बेहद पेचीदा तरीके से बांधे गए थे। दरवाजे के ठीक बीच में एक पुराना बोर्ड लटका था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, छायाकोट। गांव के भीतर का नजारा वाकई किसी अद्भुत पेंटिंग जैसा था, लेकिन एक ऐसी पेंटिंग जिसे किसी विक्षिप्त चित्रकार ने मौत के रंगों से बनाया हो। चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां थीं और उनके नीचे लकड़ी और पत्थरों के पारंपरिक पहाड़ी घर बने हुए थे, लेकिन वहां सब कुछ बेहद अस्वाभाविक था। इतनी भयानक ठंड होने के बावजूद किसी भी घर की चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। गांव की गलियों में कोई हलचल नहीं थी, ना कोई कुत्ता, ना कोई बिल्ली और ना ही आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी। सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि कबीर को अपने सीने के भीतर धड़कते हुए दिल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो उसका दिल उसके कान के पास धड़क रहा हो। कबीर ने अपना मुख्य कैमरा निकाला और व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए उसका लेंस अपनी तरफ किया। उसने बोलना शुरू किया, हे गाइस, सो हम फाइनली छायाकोट पहुंच चुके हैं और यह जगह। कबीर की आवाज अचानक रुक गई। उसने कैमरे की डिजिटल स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर उसकी खुद की तस्वीर तो आ रही थी, लेकिन उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड विकृत हो चुका था। स्क्रीन पर लगातार काली पट्टियां तैर रही थीं, जैसे कोई तगड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हो रहा हो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज कुछ और थी। कैमरे की स्क्रीन पर कबीर और रोहन के ठीक पीछे धुंध के भीतर एक लंबी बिना सिर वाली काली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके कटे हुए गले से काले रंग का गाढ़ा तरल टपक रहा था। कबीर की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से अपना सिर पीछे घुमाकर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क और गहरा कोहरा था। वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो वह आकृति वहां से गायब हो चुकी थी। रोहन कबीर के कंधे को झकझोर रहा था। उसकी आवाज में पहली बार डर साफ दिख रहा था। कबीर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही भाई। यहाँ की हवा बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी छाती पर बैठा हो। चल वापस चलते हैं। भाड़ में गया व्लॉग। कबीर अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके भीतर का लालच अब भी जिंदा था। पागल है क्या? यही तो वो कंटेंट है जो हमें मिलियंस में व्यूज देगा। देख तो सही, ये गांव कितना हॉरर है। लोग डर के मारे ऐसी जगहों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे एक्सप्लोर करेंगे मेरे दोस्त। तभी गलियों के सन्नाटे को चीरते हुए पत्थरों पर किसी के चलने की आवाज आई। कोहरे को चीरता हुआ एक लंबा, अत्यधिक दुबला पतला आदमी उनकी तरफ बढ़ा। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने एक मैला सा चोला पहना हुआ था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसके माथे पर राख से एक अजीब सा त्रिकोण बना हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से स्थिर थीं, जैसे उसने मानो सदियों से अपनी पलकें न झपकाई हों। उसने कबीर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खींच गई जो उसे और भी डरावना बना रही थी। वाकई उसकी हंसी इतनी डरावनी लग रही थी कि मानो अगर वह थोड़ा और हंस देता तो उसके चेहरे की मांसपेशियां तक फट जाएंगी। लेकिन कबीर और रोहन ने इस बात पर गौर नहीं किया और उस गांव वाले की तरफ बढ़ने लगे। कबीर ने कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया और उस ग्रामीण के पास गया। नमस्कार भाई साहब,
हम लोग टूरिस्ट हैं। हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में हमारी बाइक खराब हो गई और रात भी बहुत हो चुकी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी? अरे बिल्कुल शहरी बाबू, नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी रात होने वाली है और छाया कोट की रातें बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होती शहरी बाबू। खैर, मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। मेरा नाम भैरव है। आप लोग एक काम करिए, आज रात आप दोनों मेरे मेहमान बनिए। अगले दिन आप लोग हमारा गांव घूम लेना, या फिर सुबह होते ही अगर आप कहीं और जाना चाहे तो आप चले जाइएगा। कबीर और रोहन के पास भी आज रात यहाँ ठहरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, और वैसे भी उन्हें वहीं के एक लोकल गांव वाले के घर पर रहने का मौका मिल रहा था, तो वो लोग उसे कैसे गवा सकते थे। बाहर का कोहरा अब काले अंधेरे में तब्दील हो रहा था और बाइक का इंजन पूरी तरह से डेड हो चुका था। वे भारी कदमों से भैरव के पीछे पीछे उसके विशाल 2 मंजिला लकड़ी के मकान की तरफ चल पड़े। रास्ते में कबीर ने गौर किया कि कुछ घरों की खिड़कियों से कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे की त्वचा सूखी और पीली थी, उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे बिना किसी हरकत के बस एकटक उन्हें घूर रहे थे। कबीर को ऐसा लगा मानो वे किसी जिंदा गांव में नहीं बल्कि लाशों के किसी अजायब घर में चल रहे हों। वे सब वही बदनसीब यात्री और फौजी थे जिन्हें तांत्रिक ने मारकर अपनी कठपुतली बना लिया था। रात के ठीक 11 बज चुके थे। भैरव ने उन दोनों को ऊपर की मंजिल के एक कोने वाले कमरे में ठहराया था और खुद यह कहकर नीचे चला गया था कि वह उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। कमरे के भीतर का माहौल दम घोंटने वाला था। वहां एक अजीब सी असहनीय सड़ांध फैली हुई थी। जैसी सड़ांध तब आती है जब कोई मांस का टुकड़ा हफ्तों तक बंद कमरे में सड़ रहा हो। उस सड़ांध को दबाने के लिए कमरे के कोनों में किसी अजीब काली जड़ी बूटी की अगरबत्ती जलाई गई थी, जिसकी गंध दिमाग को सुन्न कर रही थी। इसे पहाड़ों में मसान की राख कहा जाता है। रोहन बिस्तर पर लेटे ही गहरी अस्वाभाविक नींद में सो चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से भारी था, लेकिन कबीर की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में बार बार कैमरे की वह स्क्रीन घूम रही थी। कमरे के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि कबीर को अपने कानों में एक अजीब सी साए साए की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उस बंद कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए कबीर के दाहिने कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई। कबीर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह झटके से उठकर बैठ गया। उसने कांपते हुए अपनी टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। कमरे में रोहन के अलावा कोई नहीं था। दरवाजा भीतर से बंद था और खिड़कियां भी कसी हुई थीं। कबीर ने राहत की सांस लेने की कोशिश की ही थी कि वह आवाज दोबारा आई। इस बार वह आवाज किसी सामान्य प्रेत की नहीं थी। वह एक स्त्री की आवाज थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भयानक कामुकता और विभत्सता का मिश्रण था जो सीधे रूह को बीमार कर दे। वह आवाज कबीर के कान के इतने पास थी कि कबीर को अपने गाल पर एक ठंडी और कामुक सांस का एहसास हो रहा था। कबीर, तुम आ गए। मुझे मालूम था तुम आओगे। तेरे दादा ने मेरे तांत्रिक को उस अंधेरी गुफा में तड़पा तड़पा कर मारा था ना। उस रात की चीखें आज भी इन पत्थरों में दफन है। तू समझता है कि तू अपनी मर्जी से यहाँ आया है? नहीं, तेरी उत्सुकता ही तुझे यहाँ खींच लाई है। याद है तुझे, जब तू 12 साल का था, तूने अपने उस दोस्त को डूबते हुए देखा था और डर के मारे किसी को बताया नहीं था। मुझे तेरे सारे राज मालूम है कबीर। तेरी रूह कितनी गंदी है और यह गंदी रूह मेरे मालिक का भोग बनेगी। कबीर के हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। उसका दम घुटने लगा था। वह शक्तिकर्ण पिशाचिनी उसके दिमाग के सबसे गहरे काले राजों को उसके कान में बोल रही थी। तांत्रिक ने जिस कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था, वह भूत और भविष्य के सारे राज जानती थी, लेकिन बदले में वह इंसानों की आत्मा और उनकी पवित्रता को नोच कर खा जाती थी। मरने के बाद तांत्रिक खुद उस पिशाचिनी का गुलाम बन चुका था। कबीर ने कांपते हाथों से रोहन को झकझोरना शुरू किया। रोहन, उठ साले, उठ, हम यहां मर जाएंगे, उठ। लेकिन रोहन किसी लाश की तरह पड़ा रहा। उसकी आंखों की पुतलियां बंद पलकों के पीछे पागलों की तरह हिल रही थीं
मानो वह किसी भयानक दुःस्वप्न के जाल में फंसा हो। कबीर ने हिम्मत करके कमरे की खिड़की के शीशे से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जहां कबीर के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव के छोर पर बने शमशान घाट में एक विशाल चिता जल रही थी, जिससे नीले और हरे रंग की लपटें उठ रही थीं। उस चिता के चारों ओर गांव के सारे लोग भैरव समेत पूरी तरह नग्न अवस्था में खड़े थे। वे किसी सम्मोहन में थे। उनके शरीरों से मांस के लोथड़े अलग हो रहे थे। मक्खियां उनके घावों पर मंडरा रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई दर्द नहीं था। वे सब उस जलती हुई चिता की परिक्रमा कर रहे थे, और उस चिता के ठीक ऊपर हवा में तैर रहा था एक विशाल, भयानक और काला साया। उस साए का धड़ तो था, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह गायब था। उसके कटे हुए गले से जो मांस के रेशे बाहर लटके थे, वे हवा में किसी सांप की तरह हिल रहे थे। वह साया कोई और नहीं, बल्कि छाया कोट का वह मृत तांत्रिक था। तभी कबीर के पीछे कमरे के फर्श पर एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर लुढ़क रही हो। कबीर ने बेहद डरे हुए कदमों से अपनी टॉर्च की रोशनी को फर्श पर घुमाया। तभी कबीर ने देखा कि कमरे के एक कोने में मसान की राख के बर्तनों के बीच एक कटा हुआ इंसानी सिर हवा में तैर रहा था। वह सिर किसी और का नहीं, बल्कि खुद उसी तांत्रिक का था। उसकी आंखें जिंदा थीं, वे पागलों की तरह घूम रही थीं, और उसके पीले गंदे दांत आपस में किटकिटा रहे थे। वह कटा हुआ सिर दूर श्मशान में तैर रहे अपने धड़ से अलग यहां कमरे के कोने में बैठकर कबीर को देख रहा था। उस कटे हुए सिर के होंठ हिले और कमरे की दीवारों से एक साथ कई हजार औरतों की हंसने की घिनौनी आवाजें आने लगीं। तांत्रिक का कटा हुआ सिर एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी के साथ बोला, शिकार खुद शिकार की चाल में चल रहा है। तेरी रूह पर मेरा हक है कबीर। उसी पल शमशान में खड़े भैरव ने अचानक अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री पीछे घुमाया और सीधे ऊपर मंजिल की उस खिड़की की तरफ देखा जहां कबीर खड़ा था। भैरव की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने अपनी सड़ी हुई काली पड़ चुकी उंगली उठाई और सीधे उस तरफ इशारा कर दिया जहां कबीर और रोहन ठहरे हुए थे। कबीर और रोहन के लिए जो सफर सिर्फ एक व्लॉगिंग ट्रिप था, वह उनके जीवन का सबसे खौफनाक नर्क बन चुका था। उस रात कमरे का दरवाजा टूटने के बाद कबीर और रोहन के साथ क्या हुआ, और उस तांत्रिक का सिर और धड़ अलग क्यों थे, और कैसे कर्ण पिशाचिनी ने उनके जिस्म और रूह के साथ वह विभत्स खेल खेला, जिसे याद करके आज भी कबीर की रूह कांप जाती है। ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।